हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन कहाँ पे होता है। यानी एक फर्म जब अपने प्रोडक्शन में न तो एक्सपेंशन करना चाहती है न तो कंट्रैक्शन करना चाहती है, न तो अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है न तो उत्पादन को घटाना चाहती है। जहाँ पे वो अपने उत्पादन को स्थिर रख लेती है वहीं पे फर्म का संतुलन होता है। तो फर्म के संतुलन को जानने से पहले हमको फर्म का उद्देश्य पता होना चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत या किसी भी मार्केट कंडीशन के अंतर्गत हम यही मान के चलते हैं कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। फर्म का उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिकतम करने का है। तो फर्म क्या चाह रही है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाह रही है। लाभ या प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होता है। यानी लाभ बराबर क्या होता है, कुल आगम में से कुल लागत को जब हम घटाते हैं तो हमको लाभ मिलता है। और हम क्या करना चाहते हैं, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं और कॉस्ट को डिक्रीज करना चाहते हैं। यानी जब आगम और लागत का अंतर अधिकतम होता है वहीं पे आपका लाभ भी अधिकतम होता है। तो फर्म के संतुलन को जानने की दो विधियां हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के इक्विलिब्रियम को जानने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि का नाम है TRTC अप्रोच, TRTC दृष्टिकोण। दूसरा कौन सा हमारा, MRMC अप्रोच। TR मतलब टोटल रेवेन्यू और TC का मतलब टोटल कॉस्ट, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण। वहीं MRMC का मतलब क्या हो गया आपका, मार्जिनल रेवेन्यू एवं मार्जिनल कॉस्ट दृष्टिकोण। तो देखिए पहले हम देखते हैं TRTC अप्रोच। तो जो TRTC अप्रोच है इसमें फर्म का ऑब्जेक्टिव हमने क्या माना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य है फर्म का। ठीक है। अब फर्म का लाभ अधिकतम कहाँ पे होता है, जहाँ पर TR और TC का अंतर अधिकतम होता है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहीं पे फर्म का प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का अंतर अधिकतम कहाँ पे होता है, जहाँ पे TR वक्र की ढाल और TC वक्र की ढाल बराबर होती है। यानी TR वक्र का स्लोप ऑफ TR और स्लोप ऑफ TC जहाँ पे आपका इक्वल होगा, बराबर होगा, वहीं पे क्या होगा, ये प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और वहीं पे फर्म का संतुलन होगा MRMC अप्रोच के द्वारा। दूसरा अप्रोच हमारे पास है, TRTC अप्रोच के द्वारा। दूसरा अप्रोच हमारे पास कौन सा है, MRMC अप्रोच। इसमें हम लोग फर्म का संतुलन दो टाइम पीरियड में करेंगे, एक शॉर्ट रन में और दूसरा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, शॉर्ट रन मतलब अल्पकाल और लॉन्ग रन मतलब दीर्घकाल। शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप केवल वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपने टोटल कॉस्ट वाले चैप्टर में देखा होगा कि जो लागतें होती हैं अल्पकाल में, ये लागतें आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो अल्पकाल में इतना समय नहीं है कि हम ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई परिवर्तन कर सकें। हम किस में परिवर्तन कर पाएंगे, केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, TVC बढ़ाएंगे। TFC हमारा क्या होगा, चेंज नहीं हो पाएगा। TFC में क्या आता है, बिल्डिंग आती है, मशीन आती है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम TFC में चेंजेस कर पाएँ। हमको आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएंगे, लेबर आ जाएंगे,
थोड़े बहुत कैपिटल आ जाएंगे, ठीक है। वहीं लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन जनरली 1 वर्ष से अधिक का समय होता है। इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो सारे के सारे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो MRMC अप्रोच में हम लोग अल्पकाल के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमको 3 फर्में मिलेंगी, 3 प्रकार की फर्में मार्केट में मिलेंगी। कुछ फर्में जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होंगी। असामान्य लाभ कब प्राप्त करेंगी, जब उनका AR AC से अधिकतम होगा। अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि AR और AC क्या होता है। फिर ये हमने इससे पहले इसी आप वीडियो में देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है टोटल कॉस्ट, और एक वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है रेवेन्यू, आगम वक्र की धारणा। तो वहाँ उन दोनों को देखेंगे तो आपको AR और AC के बारे में पता चल जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि AR वक्र मतलब एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम वक्र। जब कोई एक वस्तु बेची जाएगी बनाकर, तो एक वस्तु को बेचने पर जो आगम मिलेगा वही हमारा क्या है, AR वक्र है। तो AR क्या हो जाएगा, AR बराबर TR/Q, ठीक है। तो TR हमारा क्या होता है, PQ/Q। तो AR वक्र हमारा क्या हो गया, P, यानी जब हमारी प्राइस या AR क्या बड़ी हो, किससे, AC से। AC मतलब एवरेज कास्ट, औसत लागत। किसी वस्तु की एक इकाई को बनाने पर जो लागत लगेगी उसको हमने क्या कह दिया, AC कह दिया। यानी मान लेते हैं हमने कोई एक वस्तु X बनाई, इस वस्तु X को बनाने, एक वस्तु को बनाने की लागत हमारी 10 रुपया है, बनाने की लागत कितना है, 10 रुपये है। तो ये हमारा क्या हो गया, AC। और इसको जब हम बेचेंगे एक वस्तु, इस X वस्तु को, तो इसको बना के बेचने पे हमको 15 रुपया मिल रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा 15 रुपया ज़्यादा है और AC हमारा कम है। यानी जब ऐसा कंडीशन मिल रहा है आपको कि आपका AR ज़्यादा है और AC कम है, तो हमें क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत शॉर्ट रन में कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेंगी, कुछ फर्में नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेंगी। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में क्या होगा, AR और AC आपका बराबर होगा। यानी 15 रुपये का हम वस्तु बेच रहे हैं, तो इसको बनाने की लागत भी कितना है, 15 रुपये है। तीसरे प्रकार की फर्में कौन सी होंगी, जिनको लॉस हो रहा होगा। यानी ये बेच रहे हैं, तो एक इकाई बेच रहे हैं तो 15 रुपया मिल रहा है, लेकिन बनाने की लागत कितनी है, 20 रुपये है। तो अल्पकाल में 3 तरह की फर्में हैं। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही हैं, और तीसरा लॉस, हानि प्राप्त कर रही हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, सभी फर्में केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेंगी, ठीक है। तो अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन की एक विशेषता देखी थी कि जो फर्में होती हैं इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट कैसा होता है आपका, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समरूप होता है, यानी वस्तुएं क्या है, रूप, आकार और क्वालिटी में सेम है। तीसरी विशेषता हमने क्या देखी थी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाली विशेषता देखी थी। मार्केट में प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता है। तो जिस भी मार्केट में ये विशेषता आपको दिख गई कि एंट्री और एग्जिट फ्री है, तो वो मार्केट आपका, वहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होगा आपका, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्यों होगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट से आकर्षित होकर बहुत सारी नई फर्में मार्केट में प्रवेश करेंगी और ये प्रॉफिट क्या होगा, उनमें बंटने लगेगा। ये प्रॉफिट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये प्रॉफिट समाप्त ना हो जाए। यानी नई फर्में आकर इस प्रॉफिट को समाप्त कर जाएंगी और क्या बचेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। अगर हानि हो रही होगा, लॉस हो रहा होगा, तो कुछ फर्में मार्केट छोड़कर जाने लगेंगी, तब तक जाती रहेंगी जब तक कि ये लॉस पूरा समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है।
तो लॉन्ग रन में क्या मिल रहा है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये डायग्राम आप एक बार फिर से समझिए। हम क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन। तो इस संतुलन जानने की दो विधियां हैं, एक TR/TC अप्रोच, दूसरा MR/MC अप्रोच। फर्म का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे TR कर्व का स्लोप और TC कर्व का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, एक बात और, TR वक्र की ढाल को क्या कहते हैं और TC वक्र की ढाल को क्या कहते हैं, ये आप मुझको कमेंट करके बतलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक करके ये TR/TC अप्रोच और MR/MC अप्रोच को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं TR/TC अप्रोच। तो जैसा कि नाम से ही पता है, TR मतलब टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, लाभ अधिकतमीकरण का है। ठीक है, और ये लाभ अधिकतम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे स्लोप ऑफ TR स्लोप ऑफ TC के बराबर है। तो हमें दो कर्व की ज़रूरत है इस अप्रोच में, इस दृष्टिकोण में हमको दो कर्व की ज़रूरत है, एक TR और दूसरा TC। तो TR कर्व क्या होता है और TC कर्व क्या होता है। TR वक्र मतलब TR बराबर क्या होता है, किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों को बेचने पर जो हमको आगम मिलता है, जो हमको पैसा मिलता है, वही क्या है, हमारा TR वक्र है। तो मान लेते हैं कि हमने किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ बनाई। कितनी इकाइयाँ बनाई, 100 इकाइयाँ, और इस वस्तु की कीमत कितना है, 10 रुपया। तो इन 100 इकाइयों को बेचने पर, इस 100 यूनिट्स को बेचने पर हमको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कितना आगम मिल रहा है, वही हमारा क्या है, TR कर्व है, कुल आगम है। यानी TR बराबर क्या हो गया, 10 गुणे 100। ठीक है, ये 10 क्या है आपका, P है, और ये 100 क्या है, Q है। तो यानी TR क्या है आपका, PQ है, यानी कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। तो अब इसका डायग्राम बनाना है हमको। तो इसका डायग्राम कैसा होता है, चूँकि मार्केट कैसा है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है ये प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस टेकर का मतलब कीमत लेने वाली होती हैं, कीमत ग्रहण करने वाली होती है। यानी कीमत क्या है, यहाँ पे फिक्स है, और ये कीमत फिक्स कौन कर रहा है, इंडस्ट्री कर रहा है, जिसको हमने पीछे वाले वीडियो में देखा हुआ था। फिक्स मतलब कांस्टेंट है, यानी प्राइस क्या है हमारी, स्थिर है। प्राइस 10 रुपया है तो हमेशा प्राइस क्या होगी हमारी, 10 रुपया ही रहेगी। जब हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है तो TR कर्व मूल बिंदु से एक सीधी रेखा में जाता है, ये हमको पता है। तो अब हम क्या बनाएंगे, TR वक्र बनाएंगे। तो TR का फार्मूला क्या है, TR=PQ। ये हमारा Y एक्सिस और X एक्सिस। Y एक्सिस पे हमने दिखा दिया टोटल रेवेन्यू या कुल आगम को, और X एक्सिस पे हमने दिखा दिया टोटल आउटपुट को। और जो हमारा TR कर्व क्या है, मूल बिंदु से एक सीधी रेखा में है। यानी इधर हमारा क्या है, आउटपुट है, Q1 Q2 Q3 Q4। यानी जैसे जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाकर बेच रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने 100 इकाइयाँ बेची तो हमारा रेवेन्यू कितना था, 1000 रुपया था। 101 इकाइयाँ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 1010। 102 इकाइयाँ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 1020। यानी जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आउटपुट को सेल करते जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी हमारा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो TR कर्व है, इसका स्लोप क्या है आपका, इसका स्लोप कांस्टेंट है। ये जो एंगल बना रहा है, ये जो थीटा बना रहा है, ये एंगल कांस्टेंट है, हर एक बिंदु पर ये सेम है। कांस्टेंट होने का कारण क्या है कि हमारी जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया TR वक्र। दूसरा कौन सा होता है, TC कर्व। ठीक है, कौन सा कर्व होता है, TC, कुल लागत वक्र। कुल लागत वक्र क्या होता है आपका,
तो देखिए जो कुल लागत है आपकी ये दो भागों में बंटती है, जैसा कि मैंने बताया था। एक है टीएफसी और दूसरा क्या है टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो आपको पता होना चाहिए कुल स्थिर लागत क्या है आपका, टीएफसी क्या है, ये एक्स अक्ष के समांतर होता है। आप कितना भी आउटपुट बढ़ाएंगे ये फिक्स रहेगा। और टीवीसी क्या होता है, ये आपका मूल बिंदु से एक इन्वर्टेड एस शेप का लाइन होता है ना। ये मैंने कॉस्ट वाले कर्व में बताया हुआ था, यानी ये एक सांप मरा हुआ है। ये कौन सा है आपका, टीवीसी कर्व है। किसी सांप को आप मार के ऐसे लटका देंगे याद करने के लिए, तो क्या हो गया आपका टीवीसी कर्व हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कौन सा कर्व मिल जाएगा, टीसी कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका टीएफसी और ये क्या है आपका टीवीसी, दोनों को जोड़ा तो हमको क्या मिल गया टीसी। तो ये देखिए वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और ये हो गया हमारा टीसी कॉस्ट। तो ये आप देखेंगे ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये क्या हमारा है टीएफसी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम है टीसी कर्व, इन्वर्टेड एस आकार का, उल्टे एस आकार का। याद करने के लिए हम क्या मानते हैं कि एक सांप को हमने मार के ऐसे रख दिया है। ठीक है, टीसी और टीवीसी का स्लोप एक तरह से होता है। अब क्या करेंगे, हमको जानना है फर्म का इक्विलिब्रियम, फर्म का संतुलन किस दृष्टिकोण से, टीआरटीसी दृष्टिकोण से। तो इन दोनों को कर्व को हम क्या करेंगे एक साथ एक ही डायग्राम में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे क्या है हमारा टीआर भी है और टीसी भी है। तो हमने टीआरटीसी को ले लिया वाई एक्सिस पे और आउटपुट हमारा एक्स एक्सिस पे है। ये हो गया हमारा टीआर कर्व और ये हो गया मेरा टीसी कर्व। तो टीआर कर्व हमको दिया हुआ है और टीसी वक्र दिया हुआ है। हमारी समस्या ये जानने की है कि फर्म को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए कि फर्म इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन में हो। टीआर और टीसी कर्व के दिए होने पर हमको ये जानना है कि फर्म का संतुलन कहाँ पे होगा। एक फर्म कितना प्रोडक्शन करे कि वो इक्विलिब्रियम में हो, उससे ज़्यादा ना करे उससे कम भी ना करे। तो देखिए शुरू में क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जब हम शुरू में OQ1 प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं OQ1 हमने क्या किया प्रोडक्शन किया। तो यहाँ से एक लाइन खींची ऊपर, टीसी वक्र को ये ए बिंदु पे काट रहा है और टीआर वक्र को ये बी बिंदु पर काट रहा है। तो जब आपने OQ1 इकाई बेचा तो इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, टीसी कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो क्या बता रहा है आपको, कुल लागत वाला बता रहा है एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको क्या बता रहा है, कुल लागत को बता रहा है। ठीक है, और जो टीआर के नीचे का एरिया है, इसके नीचे का ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं ये आपका रेवेन्यू बता रहा है। तो आप देखिए जो लागत है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो ये जो इतना एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, लॉस का हो गया। किसी पर्टिकुलर इकाई के लिए देखा जाए, Q1 इकाई के लिए, तो Q1 इकाई के लिए क्या हो रहा है, AQ1 हमारी लागत कितना है, यहाँ पे हमारी लागत कितना है भाई, Q1 इकाई के लिए जो लागत है वो क्या हो गई AQ1 और रेवेन्यू कितना हो गया हमारा BQ1। ठीक है, यानी हमको जो आगम मिल रही है वो क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, और जो हमारी लागत है वो ज़्यादा है, यानी हमको लॉस हो रहा है। इस AB के बराबर हमको हानि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम अभी क्या हुआ, हमने कोई फर्म खोला हुआ है और ये फर्म अभी इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती अवस्था में है। जब ये शुरुआती अवस्था में होगी तो क्या होगा, हमने थोड़ा सा प्रोडक्शन करके बेचा तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नहीं निकल पा रही है, मशीन का किराया, मशीन, बिल्डिंग, ये नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो हमको प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आप देखेंगे टीआर और टीसी का डिफरेंस ये क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टीआर और टीसी का स्लोप
बराबर हो गया, स्लोप बराबर क्या हो गया, टी आर और टी सी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों बराबर हो गए। यानी ये जो लॉस हो रहा था, ये पूरा एरिया हमारा क्या है, लॉस वाला एरिया है। किसको दिखा रहा है, ये लॉस को दिखा रहा है, हानि को दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा लॉस क्या हो गया, लॉस हमारा यहाँ पे जीरो हो गया है, लॉस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद जब हम प्रोडक्शन करेंगे, Q2 प्रोडक्शन करेंगे, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं C हो गया, ये D हो गया। तो हमने जब बेचा तो कितना मिला हमको, CQ2, और लागत कितनी है, OQ2। यानी ये CO के बराबर, सॉरी CD के बराबर हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। यानी ये हमको क्या हो रहा है, अब लाभ होते जा रहा है। तो हम अपना ये लाभ लेते जा रहे हैं। ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाभ को बता रहा है। फिर हमारा लाभ इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट शून्य हो गया। तो ये जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लेते हैं इसका नाम E1 है और इसका नाम E2 है। इन दोनों बिंदु को हम नाम रखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, न तो फर्म को प्रॉफिट होता है न तो लाभ होता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स, शायद इसको हिंदी में सम लाभ बिंदु कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश याद कर लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। अब इसके आगे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, इसके आगे प्रोडक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो गई है और रेवेन्यू कम हो गया है। इधर भी हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये जो बीच वाला एरिया देख रहे हैं, यहीं पे प्रॉफिट है। अब हमको ये जानना है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है। तो हमको क्या जानना होगा, दोनों का स्लोप देखना होगा, टी आर और टी सी वक्र का स्लोप कहाँ पे है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो टी आर वक्र है, यहाँ पे देखिए इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यही जो कोण बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, यही एंगल ही क्या है हमारा, इस टी आर वक्र की ढाल है। और ये ढाल इसके हर एक बिंदु पे क्या है, बराबर है। लेकिन टी सी वक्र के साथ ऐसा नहीं है, इसके हर एक बिंदु पे ढाल क्या हो रही है, बदल रही है। ढाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके किसी भी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और ये स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, वही क्या होता है, मेरा वक्र का ढाल होता है। तो इसके यहाँ पे ढाल अलग है, इधर ढाल अलग है। तो हम ऐसे स्पर्श रेखा खींच के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब खींचेंगे तो ये देखिए दो समांतर रेखा है ना, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे टी आर वक्र का और टी सी वक्र का ढाल अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये रेखा आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट बता रहा है, यहीं पे क्या है, प्रॉफिट अधिकतम है, इससे अधिक प्रॉफिट कहीं पे नहीं है। तो ये जो ई बिंदु है, बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है, यही ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। यानी फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, OQ2 प्रोडक्शन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ टी आर किसके बराबर है, स्लोप ऑफ टी सी के। टी आर और टी सी का स्लोप क्या है आपका, बराबर है। तो ये कंडीशन भी हमको मिल गई। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टी आर के स्लोप को क्या बोलते हैं और टी सी के स्लोप को क्या बोलते हैं। तो टी आर का स्लोप क्या होता है हमारा, MR, मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरा क्या होता है, TC का स्लोप, इसको बोलते हैं MC। तो यहीं से हमारा क्या मिल गया, MRMC अप्रोच मिल गया। जहाँ पे MRMC बराबर होते हैं, वहीं पे फर्म का संतुलन होता है। तो ये था हमारा TR और TC अप्रोच। इसके बाद हमारा आएगा MR और MC अप्रोच। तो ये जो MRMC अप्रोच है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, TR TC अप्रोच से हुआ है। तो देखिए MRMC अप्रोच में हम क्या देखेंगे, अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अल्पकाल में 3 स्थितियाँ संभव हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का। लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा केवल। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।